नमस्कार बहुत स्वागत आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात शाहपुरा से बड़ी खबर की, जहां जहाजपुर विवाद मामले में अपडेट ये है कि 6 दिन से जहाजपुर बाजार पूरी तरह से बंद है। बाजार बंद होने की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हिंदू संगठन और प्रशासन के बीच में अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, कोई बात नहीं बन पाई है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो अब देखिए 6 दिन बीत जाने के बाद भी पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि एक भी दुकानों की शटरें उठी नहीं हुई हैं। अब 6 दिन से अगर बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है तो आम जन को खासा दिक्कतों का सामना रोज आए दिन करना पड़ रहा हो। एक दिन तो इंसान मैनेज कर सकता है, लेकिन 6 दिन से बाजार बंद कर रहा, अगर बंद हो तो आप सोचिए कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। और प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच में अभी तक कोई बात नहीं बनी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल कौशिक जुड़ चुके हैं। राहुल, 6 दिन बीत जाने के बाद भी बात नहीं बनी, प्रॉब्लम कहां आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं 6 दिन से लगातार ये प्रदर्शन जारी है, बाजार बंद है और लगातार जो कल्याण मंदिर है उसके बाहर लोग बाग इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई तरीकों से प्रदर्शन किया जा रहा है। हनुमान चालीसा के पाठ किए गए हैं, सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, मार्च निकाले गए हैं, कैंडल मार्च निकाले गए हैं। पर कहीं ना कहीं देखिए इन सब चीजों के पीछे हम देखें कि कस्बे 6 दिन से बंद है और जो आम जनता है उसे कोई ना कोई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। देखिए 2 महीने से भी अधिक हो गए हैं इस घटना को, और जब ये घटना हुई थी तब भी 4 से 5 दिन लगातार प्रदर्शन जारी रहा था। उस समय भी लगातार पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी, 22 जनों को गिरफ्तार किया गया था और कहीं ना कहीं पुलिस की जांच अभी भी चल रही है। बात रही अतिक्रमण की, जब प्रदर्शन चल रहा था 2 माह पूर्व, तब भी रातों रात जेसीबी और चला के कई अतिक्रमण हटाए गए थे। पर कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है, जो हिंदू संगठन है, जो वहाँ के लोग हैं उन कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वो उनका कहना है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसके अलावा और भी लोग हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने चिन्हित करके प्रशासन से अपनी मांग की है कि इन अतिक्रमणों को हटाया जाए, जो अवैध निर्माण है इनको हटाया जाए और जो मार्ग है उन्हें सुचारू किया जाए। तब जाके वो इस प्रदर्शन को समाप्त करेंगे और तब जाके कोई बात बनेगी। देखिए प्रशासन और पुलिस लगातार इनसे समझाइश कर रहा है और तरीके से वार्ता की जा रही है ताकि शांति तरीके से ये प्रदर्शन समाप्त हो जाए और जो दिनचर्या है, जो लोग का डेली रूटीन है, वो वापस जहाजपुर में शुरू हो। जी हाँ, लेकिन ये बात, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आप बता रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो धरना हो वो समाप्त हो, बाजार जो बंद हैं वो खुले हुए नजर आए। प्रदर्शनकारियों से क्या इस बीच में बात हो पाई है? राहुल, आपसे उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए प्रदर्शनकारों को साफ कहना है कि देखिए हमारी जो 14 सूत्रीय मांगे हैं उनमें से जो प्रमुख मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनको पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है। पर देखिए उस समय जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो पुलिस ने भी एक्टिवनेस दिखाते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी की थी, कई लोगों को डिटेन भी किया गया था और जो अतिक्रमण है वो रातों रात हटाया भी गया था। पर इनका कहना है कि जो किले के रास्ता है, जो किला है, उसकी साफ सफाई कराई जाए और भी जो अतिक्रमण है, अवैध निर्माण कराए गए हैं, उनको हटाया जाए। जो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अवैध अतिक्रमणों को उन्होंने पहले भी हटाया था, पर देखिए कहीं ना कहीं प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच में कोई रास्ता निकलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अभी भी प्रदर्शन जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि पुलिस इसमें एक्टिवनेस दिखाते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन 6 दिन से बाजार बंद है। सहमति बनने की अभी कोई बात यहां पर सामने नजर नहीं आ रही है। और चलिए अब बात टोंक से बड़ी खबर की। देर रात समरावता गांव पहुंच चुके हैं भारत आदिवासी पार्टी के विधायक। भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक समरावता गांव पहुंचे हैं। वही समरावता गांव जहां पर 13 तारीख को उपचुनाव के दरमियान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद विवाद पूरे देश में सुनाई पड़ा, उसकी गूंज जो है थप्पड़ कांड की पूरे प्रदेश में सुनाई पड़ी थी। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायकों के नाम बताए जिन्होंने जो समरावता गांव पहुंचे, जिन्होंने रात्रि चौपाल की। उसमें से थावर चंद दामोर हैं, जयकृष्ण पटेल हैं, कमलेश्वर जुडियार हैं जो समरावता गांव पहुंचे हैं। राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई रोत, जितेंद्र मीणा और हंसराज धांधिया भी साथ मौजूद रहे। भारत आदिवासी पार्टी के लोग फैक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। विधानसभा और संसद में समरावता के लोगों की आवाज भी ये लोग कह रहे हैं कि वो बुलंद करेंगे, उठाएंगे। और विधायकों ने समरावता गांव के लोगों के लिए कुछ मांग भी रखी है। समरावता के लोगों को 50 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि
कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी, गांव में कई सारे सामान नष्ट किए गए थे, कई लोगों के जैसे बाइट्स निकलकर सामने आई थी, पता चला था कि घरों में से कुछ सामान गायब है। समरावता गांव को उनियारा उपखंड में जोड़ा जाए, समरावता हिंसा के जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, ये तमाम मांगे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दौलत, अब तो देखिए सियासी तो वैसे भी था ये मुद्दा, लेकिन अब तो भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं की एंट्री, हनुमान बेनीवाल की एंट्री, किस तरफ जा रहा है ये मसला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा नामांकन करने के साथ ही सभी इन लोगों का समर्थन मांग रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दे दिया था उसी दौरान, रविंद्र पाठी से भी समर्थन मांगा था, राजकुमार रोत ने भी समर्थन दिया। तो ऐसे में बाप पार्टी नरेश मीणा के शुरू से ही समर्थन में थी। पूरे घटनाक्रम के बाद में राजकुमार रोत आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। देर रात बाप के विधायक हैं 3, वो पहुंचे हैं, थावर चंद डामोर, जय कृष्ण पटेल, कमलेश्वर, ये डोडियार जो है ये मध्य प्रदेश से विधायक है, और पार्टी के लोग भी यहाँ आए और फैक्ट फाइल तैयार करने की यहाँ बात की। पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो पार्टी का कहना है कि फैक्ट फाइल तैयार की जाएगी, मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को ये रिपोर्ट भेजेंगे, विधानसभा और संसद में भी समरावता के लोगों की आवाज उठाएंगे। और उन्होंने कुछ मांगे रखी है, जैसे कि 50 करोड़ मुआवजा देने की मांग रखी पूरे गांव को। जिस मांग को लेकर के आंदोलन हो रहा था, उस गांव को उनियारा उपखंड में जोड़ने की वो भी मांग रखी। पूरे मामले में जो अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी सामने आई, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि उनको बर्खास्त किया जाए। जैसे एसडीएम था, डीएम वहां नहीं पहुंच पाई थी और एसपी भी वहां मौजूद थे, बाद में लाठीचार्ज भी हुआ था। और नरेश मीणा समेत जो 50 से 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। आदिवासी पार्टी का कहना है कि कुछ केस फर्जी हैं, तो उनको वापस लिया जाए और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए ये देर रात रात्रि चौपाल की, ग्रामीणों से बातचीत की, पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया और अब फैक्ट फाइल तैयार करने की बात भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका दौलत, तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए, उपचुनाव के लिए 23 नवंबर को मतगणना होगी। दौसा सहित राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना की तैयारी की जा रही है और इस बार दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के पीजी ब्लॉक को काउंटिंग स्थल बनाया गया है और पीजी ब्लॉक के कमरा नंबर 13 में मतगणना होगी। पूरी जानकारी दी गई है, सुनिए जरा। को जैसा कि विदित है कि हमारी काउंटिंग होगी। काउंटिंग प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। हमारे द्वारा 14 टेबल ईवीएम की काउंटिंग के लिए लगाई गई है। इसके अलावा 3 टेबल हमारे पोस्टल बैलेट्स के काउंटिंग के लिए लगाई गई हैं। उसी के पास के कक्ष के अंदर ETPVS की प्री काउंटिंग होगी, जिसके अंतर्गत 4 टेबल हमने लगाई है। काउंटिंग जो हमारे ऑफिसर्स ड्यूटी पे लगेंगे, उनका आज हमने फर्स्ट रैंडमाइजेशन कर दिया था, जिसमें उन कार्मिकों का चयन हो गया है जिनकी ड्यूटी उस दिन लगेगी। ऑल दो टेबल हमारा जो नेक्स्ट रैंडमाइजेशन होगा उसके अंतर्गत उनको बताया जाएगा। जहरीली हवा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है। दिल्ली NCR के साथ साथ राजस्थान में प्रदूषण गहरा गया है। कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। सबसे पहले राजस्थान की भिवाड़ी का जिक्र करते हैं, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 पहुंच चुका है। वहीं झुंझुनू में 300 तक पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बेहद ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में प्रदूषण का लेवल इस समय मापा जा रहा है। लोगों को इस वजह से सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन हो रहा है, कई सारी शिकायतें मिल रही हैं और इन सब के बीच में कई जिलों में कलेक्टर ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कितना AQI कितनी सिगरेट पीने के बराबर है। तो सबसे पहले 500 या उससे ज्यादा AQI की अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा सिगरेट पीने के बराबर मानी जाती है। 450 से 500 तक अगर आपके जिले या राज्य का AQI हो चुका है तो इसका मतलब कि 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर वो मानी जा रही है। 401 से 450 तक के अगर जो प्रदूषण है उसका लेवल है तो 16 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है वो।
301 से 400 तक के AQI अगर पहुंच चुका है तो 11 से 15 सिगरेट पीने के बराबर है। और वहीं 201 से 300 तक के बीच की अगर हम बात करें तो 6 से 10 सिगरेट वो मानी जा रही है कि आप पी रहे हैं। 101 से 200 तक का AQI 3 से 5 सिगरेट पीने के बराबर, और वहीं 51 से 100 तक का अगर AQI है तो 1 से 2 सिगरेट पीने के बराबर है। और दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण से अब भिवाड़ी का प्रदूषण स्तर भी बेहद ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। आज सुबह AQI 430 है, जबकि सोमवार शाम से ही हवा का रुख बदला। वैसे ही पूरे क्षेत्र में प्रदूषण के बादलों की चादर छा गई और पूरे क्षेत्र को प्रदूषण ने अपनी आगोश में ले लिया। सोमवार को भिवाड़ी का AQI स्तर उछाल मारते हुए 449 पर पहुंच गया। पूरे दिन और रात भिवाड़ी शहर पर प्रदूषण के बादलों की चादर छाई रही। लोग आंखों में जलन महसूस करने लगे, सांस लेने में लोगों को तकलीफ होने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए भिवाड़ी प्रशासन भी बैठकों का दौर जारी हो चुका। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को किस तरह से कम किया जाए, इसको लेकर खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने भी बैठक ली है। NCR क्षेत्र में मौसम की स्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण पिछले करीब 25-26 दिन से जो एयर पोल्यूशन का लेवल है वो अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कल शाम से स्पेसिफिकली जो डेंस फॉग और AQI ने अचानक हाइक किया है, इसको कंट्रोल करने के लिए NCR क्षेत्र में CAQM ने ऑलरेडी गाइडलाइन जारी की है, ग्रैप को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कल शाम को जारी ऑर्डर के तहत आज सुबह से ग्रैप स्टेज 4 आ गया है, जो कि दिल्ली अति सीवियर पोजीशन को बताता है। पिछले 5 साल जो देखने में आ रहा है 5-7 दिनों में, उसमें बच्चों में खांसी जुकाम और बुखार के पेशेंट को 10 से 20% की वृद्धि हुई है। और आंखों में जलन के और स्किन एलर्जी के पेशेंट भी बढ़े पहले की तुलना में। और अभी जैसे हमारे नेत्र रोग विशेषज्ञ से बात हुई है तो वो कह रहे हैं पहले की तुलना में थोड़े आंखों की जलन के पेशेंट थोड़े से बढ़े हैं। हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली से फैल रहे प्रदूषण का असर इन दिनों झुंझुनू की आबो हवा में भी देखने को मिल रहा। झुंझुनू में लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा हुआ है। बड़े प्रदूषण के कारण झुंझुनू की हवा जहरीली हो रही है। आज सुबह झुंझुनू के इंदिरा नगर स्थित पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के केंद्र पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 दर्ज किया गया। बड़े प्रदूषण के कारण बुजुर्ग और अस्थमा रोगियों को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े प्रदूषण के बाद आज सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलने से बचते नजर आए। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के ग्राफ के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही पराली से फैले प्रदूषण का असर इन दिनों झुंझुनू की आबोहवा में भी देखने को मिल रहा है। झुंझुनू में लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा हुआ है। आज झुंझुनू में एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 दर्ज किया गया है। बड़े प्रदूषण के बाद भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले के जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें अस्थमा रोगियों के लिए विशेष प्रबंध के निर्देश दिए हैं। कोहरे और धुएं के मिश्रण से आसमान में स्मोक बना हुआ है। बढ़े हुए प्रदूषण के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि लोग घरों से निकलते समय मास्क का उपयोग करें। वहीं लगातार बड़े प्रदूषण के बाद लोगों को आंखों में जलन जैसी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। घर में हर सुविधा हो, लाखों की नौकरी हो, पैसों की कोई कमी नहीं हो, फिर भी मन संयम और शांति की तलाश करता है, जिसके लिए हर्षाली कोठारी ने जैन साध्वी बनने का मार्ग अपनाया है। उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। ब्यावर की रहने वाली हर्षाली कोठारी ने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर संयम की राह चुनी है। 28 साल की उम्र में सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर हर्षाली ने जैन साध्वी बनने का फैसला किया है। हर्षाली कोठारी का सांसारिक जीवन से मोह टूट गया, जिसके चलते 32 लाख की सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर अब जैन साध्वी बनने जा रही हैं। आचार्य रामलाल जी महाराज के सानिध्य में वो 3 दिसंबर को दीक्षा ग्रहण करेंगी।
इससे पहले अजमेर के महावीर कॉलोनी में दीक्षा लेने वाली हर्षाली की बुआ के घर वर घोड़ा निकाला गया। भाइयों ने वर घोड़ा की रस्मों को पूरा किया। इस दौरान समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दीक्षा लेने के बाद परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं रहता। संयमित जीवन जीना होता है, भोग विलास से कोसों दूर रहना होता है। ऐसे में जब हर्षाली ने ये फैसला सुनाया तो परिवार के लोगों ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। हर्षाली की मां उषा कोठारे का कहना है कि 3 भाइयों में वो एक ही बेटी थी। ऐसे में यह इच्छा उनके लिए काफी मुश्किल है, लेकिन गुरुजनों की प्रेरणा से उसने ये निर्णय लिया है। ऐसे में हम इस दुख को भूलकर इसके सुख की कामना करते हैं। एडोबी में उसकी जॉब थी, 32 लाख का पैकेज था, लेकिन उसने कहा कि मेरे को ये पैसे से सुख नहीं है, इसलिए मेरे को संयम मार्ग की ओर आगे बढ़ना है, तो मम्मी मुझे आज्ञा दो। तो हम लोगों ने सोचा भाई इसका सुख इसी में है, इसलिए हमने इसी को इस मार्ग की ओर आज्ञा दी और ये 3 दिसंबर को इसकी दीक्षा होगी। और हमारी यही प्रेरणा है कि ये मतलब हम अंदर से आर्थिक इच्छा यही है कि भाई इसके आगे से आगे इसमें आत्मा कल्याण हो, ये आगे बढ़े। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, फिर भी हर्षाली सांसारिक मोह माया से दूर निकलकर अब संयम मार्ग पर चलना चाहती है। दरअसल 4 साल पहले हर्षाली कोरोना के दौरान जैन गुरु आचार्य रामलाल जी महाराज के चतुर्मास में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। यहाँ उन्होंने जैन समाज की सभी परंपराओं का परिचय ध्यान किया और इससे उन्हें प्रेरणा मिली, जिसके बाद उन्होंने जैन साध्वी बनने का फैसला किया। दुख तो है हमारे, ये 3 भाई बहन में ये एक ही लड़की है और दुख तो बहुत है, लेकिन इसके आगे बढ़े, ये संयम मार्ग में आगे बढ़े, इसलिए हम इस दुख को भूल के इसके सुख की कामना करते हैं। अच्छा, जॉब कहाँ पर थी इनकी? जॉब इसकी बेंगलोर में थी, एडोबी कंपनी में थी। इसकी जॉब चल रही थी, लेकिन इसके कोरोना के अंदर कोरोना हुआ और इसका वर्क फ्रॉम हुआ और ये ब्यावर आई। ब्यावर आने के बाद इसके 2021 में हमारे गुरुदेव का चातुर्मास हुआ। हर्षाली के परिवार के लिए वर घोड़ा का ये पल बेहद भावुक करने वाला रहा, क्योंकि 3 दिसंबर को दीक्षा होने के बाद परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। उनका संपूर्ण जीवन साध्वी बनकर ही गुजरेगी। न्यूज़ 18 के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।